बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज के लेक्चर में फिर हम एक पास्ट पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आज की जो डिस्कशन है वो है जी हमारी रियल एनालिसिस 1 पंजाब यूनिवर्सिटी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, और पेपर है हमारा फॉल 2022 यानी कि 2023 का पेपर है। तो पेपर को थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको मुकम्मल तौर पर नज़र ना आए, लेकिन चूँकि ज़रा काफ़ी छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल पेपर है आपका, ठीक है। तो ये मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। तो नेक्स्ट अब हम इस पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं जी। इससे पहले मैं 2018 से 2022 तक के जो पास्ट पेपर हैं उनको सॉल्व कर चुका हूँ। उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। एंड इन्फीमम आपने इसका सुप्रीमम और इसका इन्फीमम बताना है। आल्सो डिस्कस इट्स लिमिट, और ये भी बताना है कि इसकी लिमिट क्या है। एंड बाउंडेडनेस, उसकी बाउंडेडनेस के मतलब भी बताना है। अब ये सीक्वेंस की nth टर्म आपको गिवन है। आप गौर करें कि अगर यहाँ पर इसकी कुछ टर्म हम निकाल के देखें, जैसे कि यहाँ पर देखें जी xn मैं लिख लेता हूँ, वो है sin n पाई के बराबर। यहाँ पर sin n पाई, अगर मैं आपको कहूँ कि आप x1 निकालें तो x1 बनता है sin 1 पाई यानी sin पाई होता है 0 के बराबर। इसी तरह अगर आपको मैं इसको कहूँ सेकंड टर्म निकालें तो वो बनेगी sin 2 पाई। अब sin 2 पाई भी 0 के बराबर है। एक्चुअली साइन का जो आंसर है पाई के किसी भी मल्टीपल पर, इंटीजर मल्टीपल पर, वो 0 के बराबर होता है। साइन एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऑलवेज 0, ठीक है। तो आप जब भी यहाँ पर इसकी थर्ड टर्म भी निकालें, फोर्थ टर्म निकालें, कोई भी टर्म निकालें, इसकी हर टर्म का जो आंसर है वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। यानी ये जो सीक्वेंस है, अगर इसको हम इस सीक्वेंस की टर्म से बनने वाला एक सेट बना रहे हैं तो सेट की पहली टर्म भी 0 है, दूसरी टर्म भी 0 है, तीसरी टर्म भी 0 है, अप टू सॉन ये प्रोसीजर चलता रहेगा। इसकी हर टर्म 0 हो जाएगी। अब आपने इस सेट का सुप्रीमम मालूम करना है और इसका इन्फीमम मालूम करना है। अब आप गौर करें कि इस सेट में सिर्फ एक ही टर्म मौजूद है, डेट इज़ 0। तो इसका सुप्रीमम जो है वो भी 0 है। सिंगलेटन सेट है ना, ये सिंगलेटन सेट है, तो इसका सिंगलेटन सेट होने की वजह से इसका सुप्रीमम भी 0 है, इसका इन्फीमम भी 0 है। ये मुख्तसर सी बात है इसकी, ठीक है। तो यही सारी स्टोरी मैंने यहाँ पर लिखी है। Here n pi where n belong to natural number shows integral multiple of pi, as we know that sine function at every integral multiple of pi is always 0। लो बेटा, यहाँ पर अब sin n by 0 के इक्वल आ जाएगा। सो एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस xn इज़ 0। अब ये सारी स्टोरी आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी फर्स्ट कुछ टर्म निकाल कर इस तरह सेट लेट कर लें कि लेट आप कह दें कि ए वो सेट है जो कि इस सीक्वेंस की टर्म्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें सारी स्टोरी, अगर आप वर्डिंग में बयान करना चाहते हैं तो ऐसे भी बयान कर सकते हैं। नहीं जी, सो सुप्रीमम एंड इन्फीमम दोनों सूरतों में यहाँ पर 0 आ गया, जैसे मैंने बताया। अगली चीज़ है, आपने यहाँ पर निकालना है इसकी लिमिट। तो लिमिट ले ली, दोनों तरफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आप एन की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, आप जानते हैं ये साइन इन्फिनिटी बन जाएगा। और साइन इन्फिनिटी आप जानते हैं सम रियल नंबर है बिटवीन -1 एंड +1। साइन इन्फिनिटी इज़ सम रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -1 और +1 के दरमियान होगा। तो अब जानते हैं कि आप लिमिट यहाँ पर के मतलब आपको डाउट है कि कौन सी लिमिट होगी, कौन सा नंबर तो एक ही होगा लेकिन कौन सा होगा उसके मतलब आपको कुछ पता नहीं है। तो सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगली चीज़ उसने कही थी कि ये बताएं कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है कि नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस कहते किसे हैं। मैंने लिखा जी कि एज वी नो डैट एक सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड है अगर आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर m मिले सच डैट के उस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो उस m से छोटी या बराबर हो इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट। तो एज हेयर अब आपके पास सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो sin n पाई है, और sin n पाई का जवाब जो है वो हर n के लिए क्या है? 0 के बराबर है। मतलब इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो 0 के बराबर है। सो दी सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। अब ये सीक्वेंस बाउंडेड है, क्यों? इसकी हर टर्म जो है वो 0 के बराबर है। सो अब ये किस नंबर से बाउंडेड है? आप कोई भी यहाँ पर रियल नंबर रख लें जो 0 से थोड़ा सा बस बड़ा होना चाहिए। सो द सीक्वेंस इज़ बाउंडेड बाय एनी पॉजिटिव रियल नंबर m डैट अप्रोचेस टू 0, बस 0 से बड़ा हो, चाहे 0 के करीब करीब क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है 1 के लास्ट से बाउंडेड है,
0.5 क्लास से बाउंडेड है, 0.05 के लास्ट से बाउंडेड है। तो खैर ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है जी, आपने प्रूफ ये करना है कि चेक ये करना है, नहीं प्रूफ ही करना है कि हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है। तो ये मैं थ्योरम, ये मैं लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप मेरा लेक्चर नंबर 24 जो है चैप्टर नंबर 2 का देख सकते हैं, मैं लिंक रख दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये क्वेश्चन लिखूंगा ऊपर और नीचे उसका लिंक रख दूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शो डेट हार्मोनिक सीरीज़ डिवर्जेस, और नीचे ये लिंक रख दूंगा। अच्छा, अब इस लेक्चर में जब आप ओपन करेंगे तो आपको आयलर सीरीज़ की कन्वर्जेंस वहाँ पर नज़र आएगी और हार्मोनिक सीरीज़ की डाइवर्जेंस नज़र आएगी। तो आप जहाँ से आपका जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं, और अगर अपनी मर्ज़ी से आयलर सीरीज़ की कन्वर्जेंस देखना चाहते हो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इस लेक्चर में आयलर सीरीज़ की कन्वर्जेंस आएगी और डाइवर्जेंस आएगी हार्मोनिक सीरीज़ की, उसका प्रूफ मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट एंड द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। आपको कहा जा रहा है कि आपने प्रूफ ये करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स की पावर n जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, यानी कि एक्स जो है वो आपके पास एक रियल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो आपने प्रूफ ये करना है कि इसकी लिमिट जो इन्फिनिटी के बराबर आएगी। जैसे कि आप देखें जी, फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शन हमारा हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। आपको मैं कहूँ कि इसकी लिमिट निकालें एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, तो ये चीज़ तो आपको भी पता ही है कि अगर जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। अब आप एक्स की पावर कुछ भी रख लें, लाइक 5 रख लें, अभी भी आप लिमिट जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो अभी इन्फिनिटी के बाद 5 गए ना, इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये किसी भी सूरत में ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ये आपके पास असल में पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें एक्स की पावर जो है वो आपके पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या दूसरे फार्म में सिर्फ नेचुरल नंबर होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा, या समझ लें नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है 0 1 2 3 4 अप टू सॉन, ये वाली पावर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को आप पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसमें जब लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमेशा क्या करता है, डाइवर्ज करता है, सही है ना। तो अब आपने ये प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पर हमने तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिमिट की डेफिनेशन के मतलब बात करूँगा। आप लिमिट कहाँ किस नंबर की तरफ अप्रोच करवा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवा रहे हैं। आप लिमिट अप्रोच टू इन्फिनिटी ले रहे हैं और आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो हमने इनफाइनाइट लिमिट पढ़ी है एट इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। मैंने लिखा जी, एज वी नो डैट कि एक फंक्शन को हम कहेंगे वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ़ फॉर ईच जी, इफ़ फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर जी हाउ एवर लार्ज। आप जितना मर्जी बड़ा लार्ज नंबर जी ले लें, आपको एक ऐसा के मिलेगा सच डैट के एफ ऑफ एक्स का जो आंसर है, जब आपका एक्स जो है वो के से बड़ा होगा तो आपका एफ ऑफ एक्स का आंसर जी से बड़ा हो जाएगा। नहीं बात समझे। देखिए जी, आपने एफ ऑफ एक्स को प्रोसेस कर रहा है इन्फिनिटी को, आप कहते हैं जी कि मैंने इसकी लिमिट, देखें इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब आप इसका आंसर फाइनाइट नंबर ले आएंगे। आपने कहा जी मैंने एक जी तलाश कर लिया है और वो नंबर ऐसा तलाश किया है कि आप यहाँ पर x की जगह f कुछ भी नंबर पुट कर लें अपने फंक्शन में, इसका आंसर जो है वो g से नहीं बड़ा हो सकता। अगर तो ऐसा है तो फिर तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर x का स्क्वायर है और x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। मैं सिंपल से समझाने की बात आपको करता हूँ। x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं सफिशेंट वेरी लार्ज नंबर, वेरी सफिशेंट लार्ज नंबर, ठीक है ना। आप कहते हैं जी कि मैंने एक जी तलाश किया जो कि 10 की पावर 100 है या 10 की पावर 1000 है, आपने बहुत बड़ा नंबर तलाश कर लिया और आप ये कह रहे हैं कि यार इस फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स का ना आंसर इस नंबर से नहीं बड़ा हो सकता, कभी नहीं बड़ा हो सकता, कोई मर्जी एक्स तलाश आप कर लें। तो अगर तो आपका ये दावा ठीक है कि एफ ऑफ एक्स का आंसर जो है वो इस जी से हमेशा छोटा है, आप कोई भी एक्स तलाश कर लें, ठीक है, तो फिर तो ये फंक्शन मैं कहूँगा कि जी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर ली है, आपने इसको बाउंड कर दी है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपने ये जी रखा है ना, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक्स कोई एक के मिलेगा कि जब आप एक्स के से बड़ा लेंगे, फ़र्ज़ कर लें मैं कहता हूँ जी मेरा के यही है, मेरा के ये है 10 की पावर 1001। तो अब आप मुझे बताएं कि जब मैं एक्स इस नंबर से बड़ा लूँगा, मिसाल के तौर पर इस नंबर से बड़ा एक्स मेरा ये है 10 की पावर 1002 फ़र्ज़ कर लें, तो जब मैं अपने फंक्शन में एक्स की जगह 10 की पावर 1002 पुट करता हूँ तो ये आंसर कितना आएगा, 10 की पावर 1002 और ऊपर उसका कितना स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मतलब बन जाएगा 10 की पावर 2004। तो मुझे बताएं आपका ये जो आंसर अब आया है आपके जी से ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, बड़ा हो गया ना।
इसका मतलब है कि आप इस फंक्शन को बाउंड नहीं कर सकते, आप इसे नहीं रोक सकते। आप जितना मर्जी बड़ा जी लेके आएँ, मैं आपको ऐसा करके दिखा दूंगा कि आपके फंक्शन का आंसर जो है वो आपके जी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक्स क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फिर मैं बड़े से बड़ा एक्स लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाला एक्स तलाश कर लिया, आप बड़ा जी लेके आए, मैं इससे भी बड़ा एक्स तलाश कर लूँगा। तो ये किसी भी सूरत में आप फंक्शन को नहीं रोक सकते, बाउंड नहीं कर सकते किसी भी जी से। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इनफाइनाइट लिमिट एट इन्फिनिट पॉइंट, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन जो है वो उसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने प्रूफ क्या करना है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या दूसरे अल्फाज में इसकी लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है जब एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल करूँगा। मैं लिखूँगा जी कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर इसका मतलब क्या है, अज्यूम डैट देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर सच डैट, कि ऐसे कुछ नेचुरल नंबर है, यानी कुछ ऐसी पावर है जो कि हकीकत में नहीं होगी, लेकिन हमने कंट्राडिक्शन लिया ना। तो मैंने कहा ऐसी कोई पावर है कि जब आप लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी के बराबर नहीं आता। मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसा होगा नहीं। आप जानते हैं जब भी आप लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे इन्फिनिटी ही आंसर आएगा, लेकिन चूंकि हमने इसको प्रूव करना है वो तो चीज़ आपको नज़र आती है कि इन्फिनिटी लिमिट आनी है, इसका आंसर इन्फिनिटी आना है। लेकिन उसने कहा प्रूव करें। अच्छा, तो मैंने कहा जी ऐसा एन नेचुरल नंबर है, जब आप लिमिट पुट करते हैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी के बराबर नहीं आता। अब इन्फिनिटी के बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई ऐसा जी तलाश कर लिया है कि इसको आपने बाउंड कर लिया है, रोक लिया है एक्स की पावर एन को, तो उसका आंसर जो है वो जी से छोटा होगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन के। अब इसका मतलब वो जी तलाश करना है आपने, जी कौन सा है। तो अगला इसको मैंने हेडिंग दे देंगे आपके लिए, लिखा है आसानी के लिए, चूज अ सूटेबल जी। अब आप एक जी तलाश कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर ले मैं आसानी के लिए ना कोई भी जी तलाश कर सकते हैं ना, बड़े से बड़ा, हाउ एवर लार्ज उसने कहा है, तो आप बड़े से बड़ा भी ले सकते हैं, तो बस होना पॉजिटिव चाहिए, जी ग्रेटर देन 0 है। लेट्स चूज़, मैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए फ़र्ज़ करता हूँ मेरा जी 1 के बराबर है। सो आवर एजम्पशन बिकम्स, अब ये हमारी एजम्पशन ऊपर वाली बन जाएगी, मैंने जी को 1 रख लिया तो इसका मतलब एक्स की पावर एन जो है 1 से छोटी या बराबर आ जाएगी, जी की जगह 1 पुट कर दिया, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन के। अब आप ज़रा अगर गौर से देखिएगा, आप कहते हैं एक्स की पावर एन जो है लेस देन इक्वल टू 1 है। अब अगली चीज़ सुनिएगा ज़रा, अब आप वो सूटेबल के तलाश करें। आपने कहा ना कि एक्स बड़ा होना चाहिए इससे के से, सिंस एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, आपका एक्स चूँकि पॉजिटिव है क्योंकि एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। एक्स आपका पॉजिटिव है और एंड एक्स जो है वो के से बड़ा है, देन एक्स की पावर एन जो है 1 से बड़ी होगी। अब मुझे बताएं कि एक्स की पावर एन जो है 1 से बड़ी होगी, ये किस एन के लिए पॉसिबल है। ये आपका एन अगर 0 से बड़ा होगा ना, कोई भी नंबर आपका एन 0 से बड़ा हो जाए इधर, तो आपका आंसर जो है हमेशा 1 से बड़ा आएगा। देखो जी, आप एक्स मिसाल के तौर पर 2 लेते हैं, क्या है x2 लेते हैं, 2 लें और n 0 से बड़ा लें। 0 से बड़ा कौन सा है, नेचुरल नंबर लेना है, 0.5 नहीं ले लेना, n नेचुरल नंबर है। तो आप नेचुरल नंबर यहाँ पर फ़र्ज़ करें 2 रखते हैं और x भी 2 रखते हैं, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 1 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जैसे मैंने लिखा, दस वी कैन चूज़ के इक्वल टू 2 और एनी के ग्रेटर देन 1। मैंने हेडिंग दी है, आपने कोई सा के चूज़ करना है। क्यों चूज़ करना है आपने देखें, दोबारा पीछे देखें, उसने मैंने लिखा है कि x की पावर n जो है 1 से छोटी है या बराबर है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन k। तमाम x जो कि k से बड़े हैं उनके लिए ये चीज़ छोटी है 1 से, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, मैंने अब k तलाश करना है। अब ज़रा देखिएगा, मैंने लिखा है कि आपका x पॉजिटिव इंटीजर है, इसका आंसर कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर आप k यहाँ पर 2 रख लें तो ये बन गया x ग्रेटर देन 2, तो आप x ग्रेटर देन 2 यहाँ पर 2 रखें, 2 या 2 से बड़ा नंबर रखें, तो आपका आंसर जो है हमेशा 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर k2 रखा, अब आपने x 2 से बड़ा लिया, 2 से बड़ा फ़र्ज़ करें 3 ले लेते हैं, 3 की पावर n कितना है, कोई भी नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव हो 1 रख लें, 3 की पावर 1, आंसर 3 से 1 से बड़ा आ गया। कंक्लूजन, अगर आपका x 2 रख लिया जाए यानी कि ग्रेटर देन k इक्वल टू 2, तो इसका मतलब x आपका 2 से बड़ा हो गया, देन x की पावर n का जवाब जो है हमेशा 1 से बड़ा आएगा, विच इज़ कंट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन। लेकिन हमने पीछे भी ये खुद कह के आए हैं कि x की पावर n का जवाब हमेशा 1 से छोटा होगा। ये देखो जी, आपने ये कहा था ना, अभी आपने रखा था g1 के बराबर, तो ये g1 रख के ये क्या शो हो गया था, ये तो ये बता रहा था g को 1 रखा था, तो हमने ये किया था कि x की पावर n का जो जवाब है 1 से हमेशा छोटा होगा या बड़ा बराबर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तमाम x जो k से बड़े रख लिए जाएँ। अब आपने क्या किया है, आपने आगे दिखा दिया कि भाई नहीं, अगर आप k यहाँ से 2 से बड़ा रख लें, ठीक है, यानी k 2 के बराबर रख लें। k 2 के बराबर रखने का मतलब है, देखें, k 2 के बराबर रखने का मतलब है कि x की कीमत k से बड़ी होनी चाहिए, नहीं x 2 से बड़ा रखना है। अब आपने x 2 से बड़ा रखें यहाँ पर कोई भी,
तो ये बनेगा एक्स की एक्स 2 से बड़ा रखें, मिसाल का वो 3 रख लेते हैं, 3 की पावर n का जवाब मुझे बताएं कभी 1 से छोटा हो सकता है। और n क्या है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर है। n मिसाल के तौर पर आप रख लेते हैं 1 के बराबर, सिंपल। तो 3 की पावर 1 का जवाब 1 से छोटा है, ये बात ट्रू है, ये बात फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि ये बात फॉल्स है। ये बात फॉल्स है कब, जब आपका x k से बड़ा हो और k क्या है, आप कोई भी नंबर रखें तो इफ़ अगर मिसाल के तौर पर मैंने बता दिया कि x आपने 2 से बढ़ा दिया, x की पावर n का जवाब हमेशा 1 से बड़ा होगा, विच इज़ कंट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन, कि ये अजम्पशन थी कि x की पावर n लेस देन इक्वल टू 1 है। अब ये बात गलत होगी। ये बात गलत होने का मतलब है कि आपकी ये वाली बात गलत हो गई है कि x की पावर n जो है, जिसको आप कह रहे थे मैंने बाउंड कर लिया g से, वो बात गलत हो गई है। g से बाउंड नहीं हुआ ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात गलत होगी। ये बात गलत होने का मतलब है कि x की पावर n की लिमिट का जवाब इन्फिनिटी के बराबर ही है, यानी नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल है, ठीक है। हैंस आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग एंड लिमिट इसकी क्या है, इन्फिनिटी के बराबर है। ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल प्रूफ। आगे इसको थोड़ा सा इस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह रिकमेंड नहीं करूँगा। फ़र्ज़ करें ऊपर वाली चीज़ आपको भूल जाए तो फिर ये काम चल सकता है, गलत तो नहीं कर सकता, लेकिन ये पेपर चेकर की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि शायद वो इसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन ये गलत नहीं है ये भी। एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। मैंने लिखा जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है विद इसकी पावर जो है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है। एज व्हेन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब आपका एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, दैन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इनफाइनाइटली, तो आपका फंक्शन जो है वो इनफाइनाइटली इंक्रीज़ करेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, एंड अनबाउंडेड और अनबाउंडेड होगा। सो कंसिक्वेंटली और लिहाजा नतीजतन इसकी लिमिट जो इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगी। ऐसे लिख देंगे तो बिल्कुल ये नहीं है कि 0 मार्क्स आपको दे देगा या क्रॉस ही कर देगा, कुछ ना कुछ लाजमी नंबर आपको देगा और पॉसिबल है कि टोटल नंबर भी दे दे। अब ये डिपेंड करता है उसकी नेचर के ऊपर, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल वैलिड प्रूफ है इसका, ठीक है। इसमें इंशाल्लाह आपको मुकम्मल नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है और ये कन्वेक्सिटी थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ भी मैं करवा चुका हूँ। स्टेटमेंट तो खैर उसने लिख के दी हुई है, लेकिन ये नहीं लिखा कि ये कन्वेक्सिटी थ्योरम है या कन्वेक्स फंक्शन के लिए। कहते हैं जी लेट आई बी एन ओपन इंटरवल, एक आई एक ओपन इंटरवल है, एंड लेट एफ जो है वो एक फंक्शन है आई से आर की तरफ, है वह सेकंड डेरिवेटिव और उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है आई के ऊपर। देन शो डेट एफ इज़ अ कन्वेक्स फंक्शन, आपने प्रूफ करना है एफ कन्वेक्स फंक्शन है ऑन आई के ऊपर, इफ़ एंड ओनली इफ इसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस क्वेश्चन को मैं बड़ी डिटेल के साथ आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। चैप्टर नंबर 3 लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में है, और लेक्चर का जो टाइटल है वो ये है कन्वेक्स फंक्शन, फिर आगे डबल लाइन लगाकर आपने लिखना है अ रियल वैलिड फंक्शन एफ इज़ कन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ सेकंड डेरिवेटिव इज़ नॉन नेगेटिव। ये मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा ऊपर और नीचे उसका ये लिंक रख दूंगा, ठीक है। और इन केस अगर फ़र्ज़ करें आपको लिंक नहीं मिलता, समटाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन नहीं करना आता, बच्चों को अक्सर पता नहीं होता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर है, तो ये आपने क्या करना है, अपने यूट्यूब के रिसर्च बार में आकर ये सारी चीज़ लिखनी है, कन्वेक्स फंक्शन, इसमें डबल लाइन लगानी है, यहाँ से यहाँ तक ये सारी स्टेटमेंट लिखनी है। डायरेक्टली इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के 5 की तरफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको एक 2 वेरिएबल वाला फंक्शन दिया हुआ है और आपने इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मालूम करना है। फंक्शन आपके पास है जी y² प्लस x² y प्लस x की पावर 4। इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मालूम करने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट मालूम करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए हमें इस फंक्शन के फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो फर्स्टली वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फॉर दिस वी इवैल्यूएट एफ एक्स मीन फर्स्ट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, ये मालूम करेंगे। तो यहाँ पर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स निकालेंगे। आप जानते हैं जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं तो वाई का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, y² डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और y एज अ कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पर, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव आ गया 4x³। जब विद रिस्पेक्ट टू y आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2y और यहाँ पर आ जाएगा x² और y का डेरिवेटिव 1 हो गया और x की पावर 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट तलाश करने के लिए आप जानते हैं फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, इन दोनों को 0 के इक्वल आपने पुट कर दिया। लेकिन जी जब पहले पार्शियल डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल पुट किया तो ये आ गया 2xy प्लस 4x³ इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने 2x कॉमन निकाल लिया, ये बाकी रह गया y प्लस 2x² इक्वल टू 0।
अब यहाँ से ये 2x इक्वल टू 0 लहदा आ जाएगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और एक ये पूरी ब्रैकेट लहदा 0 के इक्वल आ जाएगी, y प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर देना कि x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर दें और y 0 निकाल लें। ये एक इक्वेशन से दो हिस्से निकले हैं, और यहाँ पर याद रखेंगे जब एक इक्वेशन दो हिस्से निकले तो फिर ऐसा नहीं करते कि यहाँ से x की वैल्यू उठाकर दूसरे इसमें पुट कर देते हैं। ये x की वैल्यू जो दूसरी इक्वेशन बनेगी उसमें पुट करेंगे, और वो कैसे बनेगी ये देखें। जब आपने एफ वाई को 0 के इक्वल पुट किया और एफ वाई है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। हाँ, यहाँ पर अब आप x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, इसमें नहीं पुट कर सकते थे। ये है 2y प्लस एक्स स्क्वायर और वो है y प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अच्छा जी, जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह ही जब y की ये वाली वैल्यू माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर x कितना निकलेगा, y की वैल्यू माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दी, ये आ गया 2 इंटू माइनस 2x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब ये है, सो जब आपका x 0 है, अब x 0 आ गया तो यहाँ पर दोबारा से पुट करें इसमें, तो y कितना आ जाएगा 0, क्योंकि y आपका माइनस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x 0 पुट किया, y 0 आ गया। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0 0, और इधर से भी सेम आया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो दोनों सूरतों में एक ही क्रिटिकल पॉइंट बनता है। सो देयर इज़ ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट 0 0। अगली चीज़, इस क्रिटिकल पॉइंट की हमने नेचर चेक करनी है। उसकी नेचर चेक करने से पहले हमें यहाँ पर दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, f डबल एक्स चाहिए मुझे। अब f डबल एक्स कैसे निकालना पड़ेगा, ये मेरे पास है f x, तो इसका दोबारा y x के लास्ट डेरिवेटिव आप ले लें, x के लास्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2y, x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ आ जाएगा 12x स्क्वायर, ऐसे ही है ना। तो ये आपके पास 12x स्क्वायर। इसी तरह f डबल वाई का मतलब है दोबारा y के लास्ट से इसका दोबारा डेरिवेटिव, इसका y के लास्ट से दोबारा डेरिवेटिव ले लें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, 2 रह जाएगा आपके पास ये, तो ये f डबल वाई 2 आ जाएगा। और अगली बात, यहाँ पर आपको चाहिए मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव भी। मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स, ये मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव कहलाते हैं। एफ एक्स वाई निकालना है तो ये इसका मतलब है कि पार्शियल एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो वेरिएबल बाद में है उसका डेरिवेटिव, उसके लिहाज से हम डेरिवेटिव लेंगे। तो ये पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आ गया। एफ एक्स की कीमत क्या है, 2xy प्लस 4x क्यूब, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लें, वाई का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये रह गया 2x और इधर 0 हो गया, ये आ गया 2x। इसी तरह जब आप एफ वाई एक्स निकालेंगे तो इसका मतलब है पार्शियल एफ वाई ओवर पार्शियल एक्स। एफ वाई किसके बराबर है, एफ वाई ये है 2y प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें तो 2y का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। नेक्स्ट वी चेक दी नेचर ऑफ द पॉइंट। अब आपका क्रिटिकल पॉइंट जो था वो 0 0 निकला है, इसकी नेचर चेक करनी है। नेचर चेक करने का मतलब है क्या ये लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम है या सैडल पॉइंट है, इन तीनों में से कौन सा पॉइंट है ये। उसके लिए आप ये क्वांटिटी निकालते हैं A B C, ये 3 क्वांटिटीज़ की हमें ज़रूरत होती है, और चौथे हम निकालेंगे D। अच्छा, A का क्या मतलब है, ये जो f डबल एक्स है इसकी वैल्यू निकालनी है एट 0 0 के ऊपर, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट आपका है, क्रिटिकल पॉइंट 0 0 है तो f डबल एक्स की वैल्यू 0 0 पर निकाली। अब f डबल एक्स ये हमारे पास है, इसमें x की जगह 0 y की जगह 0 पुट कर दें, सारा पॉइंट 0 हो जाएगा, तो A की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर आप निकालेंगे B का मतलब है जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है उनमें ये क्रिटिकल पॉइंट 0 0 पुट कर दें, जो सा क्रिटिकल पॉइंट होगा वो पुट करना है, ये नहीं हर मरतबा 0 0 नहीं पुट कर देना। तो आप यहाँ पर ये देखें एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स इन दोनों एक जैसे हैं, इनमें एक्स की जगह 0 पुट कर दें तो ये सारा 0 आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे सी का मतलब है एफ डबल वाई में 0 पुट करें तो एफ डबल वाई ये है, अब है ये, इसमें पुट ही नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो उसका आंसर 2 के बराबर ही आ जाएगा। आगे आप निकालेंगे डी। अच्छा, डी का फार्मूला क्या है जी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी की वैल्यू 0 पुट कर दी, ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, सी आपके पास कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डी 0 आ गया, जब डी 0 आया था तो हम क्रिटिकल पॉइंट के अंदर कुछ नहीं बता सकते। सो टेस्ट इज़ फेल टू प्रेडिक्ट लोकल एक्सट्रीमा, आप लोकल एक्सट्रीमा के अंदर कुछ नहीं यहाँ पर बता सकते, आपका टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। अब फिर कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट कौन सा है, उसके लिए कई और टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, आप इसका ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं और टेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डी सीकेंड मेथड एक होता है, लेकिन वो मेथड जो है काफ़ी लेंथी है और हमारे स्कोप से बाहर है, तो इसलिए मैं उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। अब ये एक तो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बस आप इतना ही कर दें तो वही काफ़ी होगा। नेक्स्ट जी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, solve the following, prove that if S is a subset of R that contain at least 2 points and has the property if xy belong to S and x is less than y, then close interval xy belong to x
सबसेट ऑफ एस देन शो दैट एस इज़ एन इंटरवल। ये असल में कैरेक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ इंटरवल कहलाता है और ये ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस लिंक पर क्लिक करें, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जनाब दूसरे का बी पार्ट है, कहता है डिस्कस द कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है एक्स एन, उसकी nth टर्म आपको दे दी गई है 2n² + 3/n² + 1। आपने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आप अपने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। सिंपल क्या करते थे, आप इसकी nth टर्म में n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच करवाते थे। तो आप यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच करवाएं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से n² कॉमन निकाल लीजिए, ये आ गया 2 + 3/n², 1 + 1/n²। ऊपर से भी n² कॉमन निकाला, नीचे से भी n² कॉमन निकाला और बाद में जो कैंसिल हो गया n², बाकी ये रहेगी। यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, ये 3/∞ आ जाएगा 0, ऊपर रह जाएगा 2, नीचे 1/∞ 0 आ जाएगा, 2/1 दैट इज़ 2। तो सीक्वेंस का आंसर 2 के बराबर आ गया लिमिट अप्लाई करने के बाद। लाया ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है और इसकी लिमिट 2 है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग में अगर आप इतना लिख दें तो क्वेश्चन टेक्निकली तो वैसे ठीक है, उसने सिर्फ यही कहा है कि आपने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है, ये नहीं कहा कि इसे बाय डेफिनेशन आपने प्रूफ करना है। लेकिन फॉर द सेफ साइड मैं आपको ये कहूँगा कि आपने इसकी कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस जो है वो निकाल ली है, उसकी लिमिट जो है निकाल ली है, वो 2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। आप इसको बाय डेफिनेशन भी प्रूफ कर दें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अगर आप ये कर देंगे, कोई इतना लेंथी नहीं है, तो आपके नंबर जो है वो कटने का फिर किसी किस्म का कोई जो है ना आपको डाउट नहीं रहेगा, फिर कोई चांस नहीं रहेगा आपके लिए। तो इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वी शो कन्वर्जेंस बाय डेफिनेशन हेयर सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड कन्वर्जेंस टू 2। अब मैं यहाँ पर डेफिनेशन जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है उसको मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा कि एक सीक्वेंस, हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस एक्स एन है, ये 2 को कन्वर्ज करेगा क्योंकि इसकी लिमिट 2 है। कब कन्वर्ज करेगा? इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच डैट कि सीक्वेंस की nth टर्म और उसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस है एप्सिलॉन से छोटा हो फॉर ऑल n > 2। मतलब अगर ये इनक्वालिटी होल्ड करती है, ये इनक्वालिटी सेटिस्फाइड है, तो फिर हम कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। किसको? 2 को, अगर ये है सेटिस्फाइड है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। मैंने xn की वैल्यू पुट कर दी 2n² + 3/n² + 1। यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 2n² + 1, नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n² + 2। तो ऊपर कैंसिलेशन होकर आप देखें 1 रह जाएगा। देखें जी आपके पास यहाँ पर बनेगा, जब आप एलसीएम लेंगे आ जाएगा 2n² + 3 -2n² -1 ओवर -2 सॉरी ओवर n² + 1। ये 2n² से कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 1 रह जाएगा, 1/1 + n² आ जाएगा। अब n का स्क्वायर है, n एक नेचुरल नंबर है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। +1 कर रहे हैं मज़ीद, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ऊपर भी पॉजिटिव है, तो एब्सोल्यूट को हटा देते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट का मकसद ये होता है कि अगर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव रखे। लेकिन ये चीज़ है ही ऑलरेडी पॉजिटिव, तो उसको हम एब्सोल्यूट हटा देते हैं। ये आ जाएगा 1/n² + 1 लेस दैन एप्सिलॉन। तो हमारा टारगेट ये है कि हमने ये प्रूफ करना है कि 1/n² + 1 का आंसर किससे छोटा होना चाहिए? एप्सिलॉन से। कब? जब आपका n जो है वो n0 से बड़ा हो, फॉर ऑल n > n। अब इस तरह के क्वेश्चन मैं अपने लेक्चर्स में प्रूफ करवा चुका हूँ बाय डेफिनेशन, जो सीक्वेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। और आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कोई से 2 रियल नंबर उठाएं जिनमें से एक पॉजिटिव हो, आप x और y 2 रियल नंबर लेते हैं, उनमें से एक पॉजिटिव है, तो लाजमन आपको एक इंटीजर n0 मिलेगा सच डैट कि n0 × x का जो आंसर है y से बड़ा आएगा। ये मुश्किल नहीं, याद रखना। देखें जी, आपने इस तरफ जो n0 और x लिए हैं, ये वो दोनों वो चीज़ें जो पॉजिटिव हैं। n0 एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, और x कौन है? वो खुद आपने पॉजिटिव लिया है। आप y को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, अगर y पॉजिटिव लेंगे तो फिर n0 y आएगा, ठीक है। x के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जस्ट एक y के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जस्ट एक रियल नंबर है, वो पॉजिटिव हो भी सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो पॉजिटिव वाली चीज़ें हैं उनको आपने इस तरफ लिखना है। तो n0 × x ग्रेटर देन आ जाएगा y, ये इतनी हिस्से को कहते हैं आर्शिमिदियन प्रॉपर्टी। अच्छा, अब देखें जी, मैंने ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब इसको ज़रा अगर आप थोड़ा सा सोल्व करके देखें टेक्निकली, मतलब कैसे प्रूफ करेंगे हम ये सारा, ये n² + 1 नीचे डिवाइड हो रहा है, लाके मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बनेगा इस तरह 1 लेस देन n² + 1 × एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, अब आप गौर करें कि ये जो चीज़ हमने प्रूफ कर रही है, इसमें एक तरफ ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है और एक इधर सिर्फ 1 है। तो आपकी जो ये वाली इनक्वालिटी है, इस इनक्वालिटी में दो तरफ जो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है वो इस तरफ है n0 × x, और इधर है y जो अकेला सिंगल है।
तो आप इसको कंपैरिजन करें तो इसका मतलब हमने y की जगह 1 पुट करेंगे और x की जगह हम पुट करेंगे एप्सिलॉन, और n नोट की जगह भी नेचुरल नंबर n नोट ही रहने देंगे। ठीक है, x क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है, पॉजिटिव होना चाहिए, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब x की जगह क्या पुट किया मैंने, एप्सिलॉन, और y की जगह क्या पुट कर लिया, 1। अगर फर्ज करें यहाँ पर 7 होता तो मैं y की जगह 7 पुट कर लेता। ठीक है, अच्छा ले जी, यहाँ पर हमने पुट किया, ये आ गया n नोट इंटू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1। यहाँ से मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा 1/n नॉट लेस देन एप्सिलॉन। n नोट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एप्सिलॉन बड़ा हो जाएगा 1/n नोट से, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/n नोट छोटा है एप्सिलॉन से 2 कह दें। मैंने प्रूफ ये करना है कि 1/n स्क्वायर प्लस 1 छोटा है एप्सिलॉन से, लेकिन ये मैंने प्रूफ किया है 1/n नोट छोटा है एप्सिलॉन से। अब अगली चीज़, एज हेयर, यहाँ पर जैसे कि आपने जो ऊपर देखा है सीक्वेंस की कन्वर्जेंस में डेफिनेशन में, उसमें आपने लिखा था n बड़ा है तमाम n के लिए जो कि n नोट से बड़े हैं। अब इस हिस्से को मैंने कंसीडर किया, चूँकि मैंने जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें n का स्केयर है ये चीज़, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्केयर ले लिया। तो स्केयर लेने से आप जानते हैं जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी रहेगी, छोटी चीज़ छोटी रहेगी। तो ये आ गया n का स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया n नोट से। अब अपनी इनक्वालिटी वाला जो चीज़ बनानी है मैंने, उसमें n स्केयर प्लस 1 है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ आप 1 प्लस कर दिया, इधर आ गया n स्केयर प्लस 1, इधर भी आ गया n नोट स्केयर प्लस 1। अच्छा, अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो 2 की है, 2 की इन्फॉर्मेशन में सिर्फ n नोट है। अच्छा जी, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इधर दोनों तरफ 1 प्लस कर लिया, ये आ गया n स्केयर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट स्केयर प्लस 1। अच्छा, मैं बताएं n नोट स्केयर प्लस 1 बड़ा होता है या n नोट का स्केयर बड़ा होता है? यानी ये देखें ना, इधर है n नोट स्केयर प्लस 1 और इधर है सिर्फ n नोट स्केयर। n नोट का स्केयर n नोट के स्केयर के बराबर है। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं इधर लिखूँ n नोट का स्केयर प्लस 1 और इधर सिर्फ लेने दूँ n नोट का स्केयर, इधर वाले n नोट में मैंने 1 ऐड कर दिया, अब कौन बड़ा होगा? आप कहेंगे जाहिर सी बात है ये चीज़ बड़ी होगी, ऐसे ही है। तो यही मैंने लिखा n नोट का स्केयर प्लस 1 बड़ा है n नोट का स्केयर से, और n नोट का स्केयर जो है वो बड़ा है किससे, n नोट से। भाई किसी नंबर का स्केयर उसके विदाउट स्केयर उससे बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर कब हो सकता है, जब n की जगह 1 पुट कर दिया जाए, तब ये बराबर होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, इक्वल का निशान लगाया, इधर इक्वल का निशान नहीं लगाया। क्यों? आप यहाँ पर n कुछ भी रख लें नेचुरल नंबर, आपका ये वाला नंबर n नोट स्केयर प्लस 1 और n नोट ये कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए इधर इक्वल नहीं लगाया। सही है। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये क्या बात बन गई, ये n स्केयर प्लस 1 बड़ा आ गया किससे, n नोट से, या दूसरे अल्फाज में हम ये कर सकते हैं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो रेसिप्रोकल लेकर आप जानते हैं जो चीज़ बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है और जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही है। लें जी, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। ये यहाँ से आकर अगर आपको समझ नहीं आई ना, तो मैंने बोला क्यों ये सारा क्या किया है, मैंने ये 2 बनाना है और 2 में क्या है, n नोट है, तो इसका मतलब मुझे इसको इस तरह करना है कि इधर n नोट आ जाए किसी तरीके से। ठीक है। अच्छा, ये आ गया 1/n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन आ गया 1/n नोट से, 2 और 3 को कंबाइन कर लेंगे तो ये आ गया जी 1/n स्क्वायर प्लस 1 छोटा है इससे और वो चीज़ छोटी है एप्सिलॉन से। तो यही आपने प्रूफ करनी थी कि 1/n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट। 2 और 3 को कंबाइन कर लेंगे, ये इससे छोटा है और वो चीज़ एप्सिलॉन से छोटी है, इसका मतलब ये वाला सारा हिस्सा एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। ठीक है, और यही आपको मैंने बताया था आपने प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी सीरीज से रिलेटेड और लॉन्ग क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन दिया है इसने। कहता है चेक दी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज कोज n ओवर n स्क्वायर। ये सीरीज की आंसर दी हुई है आपको, आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि कोज है या साइन है, ये बाउंडेड फंक्शन है और इनका आंसर -1 और +1 के दरमियान होते हैं। तो -1 लेस देन इक्वल टू कोज n लेस देन इक्वल टू 1, ये आप चीज़ जानते हैं। अच्छा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट अगर मैं ले लूँ तो ये नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि कोज n का एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1 के। ठीक है, अब मैंने दोनों तरफ n स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया, इधर भी और इधर भी, क्योंकि नीचे इसके क्या है n स्क्वायर है, तो ये आ गया कोज n एब्सोल्यूट ओवर n स्क्वायर, इधर भी आ गया 1/n स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करूँगा, और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में आप जानते हैं कि अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करे तो छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करती है। अब बड़ी सीरीज़ है 1/n स्क्वायर, ये कौन सी सीरीज़ है, आयलर सीरीज़ है, तो ये आयलर सीरीज़ कह लें या पी सीरीज़ कह लें विद p इज इक्वल टू 2, क्योंकि पी सीरीज़ आप जानते हैं किस तरह की होती है, पी सीरीज़ होती है इस तरह 1/n की पावर p, और ये पी सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज करती है जब आपका p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो 1 से। सही है, तो इसका मतलब है कि ये आयलर सीरीज़ है, आयलर सीरीज़ कन्वर्ज कर गई, अब ये कन्वर्ज कर गई, सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आपकी जो छोटी सीरीज़ वो भी कन्वर्ज करेगी। अब अगली बात, ये खाली आप लिख देना कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तब भी काम ठीक चलेगा, लेकिन चूँकि इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगा हुआ है, विद एब्सोल्यूट ये कन्वर्ज करती है, तो ये लिखना ज़्यादा बेहतर है, गिवन सीरीज़ कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया।
ये बेटा नेक्स्ट आपके पास बचते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन, और ये दोनों जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये भी मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। इनमें से जो डी पार्ट है ये आपका थ्योरम है एक कंटिन्यूस फंक्शन के वाले से। इस जो डी पार्ट है इसके ऊपर मेरी 2 वीडियोस हैं, यानी एक ही वीडियो लंबी थी तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो जो थ्योरम का प्रूफ है वो पार्ट 2 में है, लेकिन पार्ट 2 को समझने के लिए अगर आप थ्योरम समझना चाहते हैं, अगर तो रटा लगाना तो फिर डायरेक्ट आप पार्ट 2 को समझ लें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट लेना चाहते हैं तो फिर आप पार्ट 1 को देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा ये। और जो ई है वो आपका है श्वार्ट्ज़ थ्योरम। श्वार्ट्ज़ थ्योरम की स्टेटमेंट प्रूफ है, स्टेटमेंट उसने लिख के दी हुई है, प्रूफ आपने इसको करना है। ये भी मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं इन तमाम वीडियोज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है, लिंक पर क्लिक करना है और इन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी एफ़र्ट के साथ आपके लिए ये तमाम जो पूरा लेक्चर जो है वो मैंने प्रिपेयर किया है। तो थोड़ा सा अगर आप समझेंगे रिगार्ड रखते हुए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसी तरह ही आपके जो पास्ट पेपर हैं, पास्ट पेपर की सीरीज़ जो है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।